वेलकम टू द सेकेंड डे ऑफ पाइथन 10 डेज कोर्स। पिछली क्लास में हमने एक ग्रीटिंग मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करना सीखा था। हमने वेरिएबल्स के बारे में जाना था, वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनको हमने नेम कैसे करना है। आज हम वेरिएबल्स को दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक यानी डेटा टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे। तो वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था कि डेटा कंटेनर्स होते हैं जो अपने पास डेटा को होल्ड रखते हैं, और जब भी हमें प्रोग्राम में या कोड में उस डेटा की ज़रूरत हो तो हम सिंपली उस वेरिएबल का नाम लिखकर उस डेटा को हासिल कर लेते हैं, रिट्रीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस कोड को देखें, इसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है नेम नाम से, और उसमें हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को स्टोर कर रहे हैं। डेटा टाइप आपको आगे क्लियर हो जाएगा, फिलहाल आप इतना समझे कि अली जो है ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। प्रिंट कर रहे हैं हम इसी नेम को, एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं एज, और उसको वैल्यू दे रहे हैं 25, उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। अब एक दूसरा वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं हाइट नेम का, और उसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 5.5। ठीक है, यहाँ पे एक कमेंट में लिखा हुआ है 5 एक फ्लोट वेरिएबल है, या फ्लोट को हम डेसिमल भी बोलते हैं। ये एक न्यू डेटा टाइप है इज स्टूडेंट इक्वल्स ट्रू। जिस तरह के बाइनरी में हमारे पास एक 0 होता है और एक 1 होता है, इसको हम लोग बूलियन वेरिएबल कहते हैं। ट्रू और फॉल्स को हम बूलियन वेरिएबल कहते हैं, और बूलियन वेरिएबल की सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, या तो वो ट्रू होगा यानी 1 होगा, या वो फॉल्स होगा यानी 0 होगा। तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि इज स्टूडेंट, कि आया अली स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टूडेंट अली को रेफर कर रहे हैं, यस ही इज अ स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे ट्रू लिख रहे हैं। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो स्टूडेंट की जगह क्या आएगा, ट्रू। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ये देखें, नेम हमारे पास अली, एज 25, हाइट 5.5, इज स्टूडेंट ट्रू। ये तो पिछली क्लास का रिवीजन हो गया। इसके बाद वेरिएबल रीअसाइनमेंट है कि एक दफा हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू दे दें तो आगे जाकर प्रोग्राम में हम उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, और लास्ट में हमें वही वैल्यू डिस्प्ले होगी जो हमने लास्ट टाइम उसको असाइन की हुई है। जैसे कि यहाँ पे पहले हमने एज को वैल्यू दी हुई है 25, और हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं एज को। अब यहाँ पे कमेंट में लिखा हुआ है कि नाउ अपडेटिंग द एज, अब हम एज को अपडेट कर रहे हैं, नई वैल्यू दे रहे हैं। एज को हम 26 और फिर हम अपडेटेड एज को प्रिंट करा रहे हैं। तो इसका आउटपुट जब आप लेंगे एज में 26 वैल्यू आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे पास वैल्यू स्टोर है एज में वो 26 है। ये मैं आपको पिछले क्लास में काफी डिटेल से बता चुकी हूँ, यहाँ सिर्फ रिविजन है। अब हम बढ़ते हैं अपने बेसिक डेटा टाइप्स की तरफ। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? पाइथन में भी नंबर्स को स्टोर करने के लिए एक अलग डेटा टाइप है, टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए एक अलग डेटा टाइप है। इसको मैं ऐसे क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरह हमारे पास इंग्लिश में ABC होती है, तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है, ठीक है? इसी तरह मैथ्स में हमारे पास 1, 2, 3 होते हैं, ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब इनको जब हम किसी प्रोग्राम में या कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करते हैं और प्रोग्राम में हम इनको यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर हम इसको एक ख़ास डेटा टाइप देंगे। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये डेटा टाइप हमें खुद देनी पड़ती है, जैसे कि C++ में या जावा में हम जब भी किसी वेरिएबल को लिखते हैं तो हम उसके साथ ही उसको उसका डेटा टाइप भी लिख के देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लिख रही हूँ x, और उसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ इंटीजर की, तो उसके लिए मैं x से पहले, वेरिएबल के नेम से पहले उसका डेटा टाइप लिखूंगी जो कि इंट है, और फिर मैं इसको एक वैल्यू असाइन करूंगी। लेकिन पाइथन में हमारे पास ऐसा नहीं होता। पाइथन खुद ही डिसाइड करता है वैल्यू को देख के कि ये कौन सी डेटा टाइप है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइथन में हम सिंपली ऐसा लिखते हैं x इज इक्वल टू 5। अब पाइथन का कंपाइलर खुद ही देखेगा कि जो x वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है वो एक इंटीजर है, वो एक स्ट्रिंग है, वो नंबर है या टेक्स्ट है, क्या है, और उसी की बुनियाद पे वो उसको डेटा टाइप खुद ही असाइन करेगा। कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक टाइप्स, ठीक है, यूज्ड फॉर नंबर्स इंक्लूड्स इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंट में हम बगैर डेसिमल के कोई नंबर को स्टोर करते हैं, यानी इंटीजर्स को स्टोर करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब हम
इंट में स्टोर करते हैं। फ्लोट में हम डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं, यानी जिन नंबर्स में पॉइंट आए उसको हम फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने मैथ्स में पढ़े होंगे जिसमें आयोटा आए, तो उनको हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। इसी तरह टेक्स्ट टाइप यूज्ड फॉर टेक्स्ट डेटा इंक्लूड्स str मतलब स्ट्रिंग। इसके बाद है सीक्वेंस टाइप्स। सीक्वेंस टाइप्स यूज होते हैं कलेक्शंस को स्टोर करने के लिए, जिस तरह के एक लिस्ट ऑफ नेम्स हैं, ठीक है, एक क्लास के स्टूडेंट्स के नेम्स का लिस्ट है, तो उसको आप लिस्ट डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। इसी तरह टपल होता है हमारे पास, इसी तरह रेंज होता है। ये आप अपनी अगली क्लासेस में इसको हम आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। सेट टाइप्स, जिस तरह के मैथ्स में सेट होते हैं जिसमें यूनिक एलिमेंट स्टोर किए हुए होते हैं, इसी तरह पाइथन में भी यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए सेट यूज करते हैं। मैपिंग टाइप, मैपिंग टाइप में की वैल्यू पेयर्स होते हैं। जिस तरह के एक डिक्शनरी में एक वर्ड होता है और उसकी मीनिंग होती है, तो वर्ड इसका की हो गया और वैल्यू इसकी मीनिंग हो गई। इसी तरह पाइथन में भी इस तरह के चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिक्शनरी डेटा टाइप यूज करते हैं। बुलियन टाइप, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि ये ट्रू और फॉल्स, इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या ट्रू और या फॉल्स। और एक है नन टाइप, रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, इंक्लूड्स नन टाइप के मतलब कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, वेरिएबल नल है या नन है, उसमें कुछ नहीं है। इस कोड को आप देखें, एज एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 25, और फिर हम यहाँ पे एज को प्रिंट करा रहे हैं। तो ये जो है ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। यहाँ पे हमने एज से पहले यानी वेरिएबल के नाम से पहले कोई इंट नहीं लिखा, क्योंकि पाइथन में ये रूल नहीं है कि हम वेरिएबल के साथ उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करें। ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल है प्राइस, और उसमें हम डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जिसको हम फ्लोट बोलते हैं, और फिर हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का देख ले, 2 + 3j, इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर कर रहे हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप को देख ले, ग्रीटिंग इक्वल्स हेलो पाइथन। ग्रीटिंग एक वेरिएबल है और उसमें हम एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं, और वो स्ट्रिंग क्या है, हेलो पाइथन, और फिर इसी को प्रिंट करा रहे हैं। इसी तरह लिस्ट, ये लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है जिसमें हम ये 3 फ्रूट्स स्टोर कर रहे हैं और फिर हम इस लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं। अब टपल है, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होते हैं, टपल में हम एक पेयर स्टोर कर रहे होते हैं। जिस तरह के मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ते हैं, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, x, y जो होते हैं, तो इस तरह ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें 10 और 20 स्टोर है, और फिर हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। सेट को देखिए, यूनिक नंबर्स, इसमें हम स्टोर करते हैं 1 2 3 3 4। अब जब ये हमारे पास प्रिंट होके आएगा तो इसमें सिर्फ एक ही 3 प्रिंट होके आएगा, क्योंकि हमने बताया कि सेट में डुप्लीकेट्स नहीं होते। डिक्शनरी को देखें, डिक्शनरी का मैंने आपको बताया कि उसकी एक की होगी और उस की एक वैल्यू होगी, और इन दोनों के दरमियान हम कॉलन लगाएंगे। तो जैसे कि नेम की है और इसकी वैल्यू अली है, इसी तरह कॉमा, ये एक एलिमेंट हो गया डिक्शनरी का की वैल्यू पेयर। इसी तरह ये एक दूसरा एलिमेंट है और ये की वैल्यू पेयर है, एज इसमें की है और 25 इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे हम पर्सन को मतलब इस डिक्शनरी को प्रिंट करा रहे हैं। बुलियन इज हैप्पी ट्रू, इज सैड फॉल्स, तो हम प्रिंट करा रहे हैं इज हैप्पी, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू प्रिंट होके आएगा, और प्रिंट इज सैड, इसमें हमारे पास फॉल्स प्रिंट होके आएगा। वैल्यू इक्वल्स नन, प्रिंट नन टाइप, और यहाँ पे वैल्यू में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास नन प्रिंट होके आएगा। इसको हम रन करके देखते हैं। इंटीजर में 25 हमने स्टोर किया था तो वो प्रिंट होके आ रहा है। फ्लोट 19.99, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग, हेलो पाइथन। लिस्ट में हमारे पास ये पूरी लिस्ट प्रिंट होके आ रही है। टपल में हमारे पास 10 और 20 जो कि हमने कोऑर्डिनेट दिए थे वो प्रिंट होके आ रहे हैं। सेट में देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि सेट में यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर कोड में 2 3 थे उसमें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक 3 प्रिंट होके आ रहा है, क्योंकि सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। डिक्शनरी में
ये की वैल्यू पेयर्स हमारे पास प्रिंट होके आ रहे हैं। इज हैप्पी ट्रू, इज सैड फॉल्स, और नन टाइप में हमारे पास नन लिखा हुआ था तो नन प्रिंट होके आ रहा है। इसके बाद है व्हाई आर डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट। डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? डेटा टाइप जब हमारे पास स्पेसिफाई हो जाए, जब कंपाइलर को पता चल जाए कि ये डेटा इस टाइप का है, तो फिर वो उस पर उसी के मुताबिक ऑपरेशंस कर सकेगा। डेटा टाइप्स जो है वो किसी वैल्यू का, किसी वेरिएबल का बिहेवियर डिफाइन कर रहे होते हैं, बिहेवियर बता रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप्स यूज डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मेमोरी। जो हम वेरिएबल्स बना रहे होते हैं किसी प्रोग्राम में, वो मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो रहे होते हैं। फिर वहां से जब हम वेरिएबल को दोबारा प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो वो मेमोरी से उस वैल्यू को उठाते हैं जो उस वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो हर डेटा टाइप की एक अलग अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है। जैसे इंटीजर जो है वो किसी सिस्टम पे 8 बिट्स लेता है, तो किसी सिस्टम पे 16 बिट्स लेता है। इसी तरह स्ट्रिंग की अपनी मेमोरी होगी, यानी एक स्ट्रिंग को अगर आप स्टोर कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल आपने बना दिया, तो मेमोरी में कितनी जगह ऑक्युपाई करेगा। तो अगर हमारे पास कंपाइलर को पता ही ना चले कि कौन सा डेटा टाइप है, तो वो उसको मेमोरी कैसे एलोकेट करेगा, उसको मेमोरी कंप्यूटर में कैसे देगा। तो डेटा टाइप्स की ये इंपॉर्टेंस है कि ये मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। एरर प्रिवेंशन। अगर डेटा टाइप हमारे पास स्पेसिफाई नहीं होगा, तो हमारे पास एरर्स आएंगे। पिछले क्लास में हमने एक एडिशन का क्वेश्चन किया था, मैं आपको यहाँ पे करके देती हूँ दोबारा, कि फॉर एग्जांपल x में हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 5, और फिर हम y में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 10। फिर हम एक दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं सम, और उसमें हम इन दोनों का सम स्टोर कर रहे हैं। फिर हम लास्ट में प्रिंट कर रहे हैं सम को। अब इसमें हमारे पास 15 प्रिंट होके आया, क्योंकि कंपाइलर को पता चल गया कि 5 एक इंटीजर डेटा टाइप है और 10 भी एक इंटीजर डेटा टाइप है। इन दोनों के सम से हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप आएगी जो कि सम में स्टोर होगी, और उसको इसने डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मैं ऐसे करूं कि 5 को मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज कर दूं, तो ये फिर मेरे पास इंटीजर डेटा टाइप नहीं रहा, ये मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप बन गया है। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो मेरे पास 15 नहीं आएगा, बल्कि मेरे पास 510 आएगा। आप इसको रन करके देखें, देखिए 510 आएगा, क्योंकि वो मैथ्स वाली एडिशन तब ही करेगा जब ये दो इंटीजर्स हों। लेकिन अब तो ये एक स्ट्रिंग हो गया और ये भी एक दूसरा स्ट्रिंग हो गया, तो ये सिंपली इस प्लस के जरिए कॉन्केटिनेट हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे। ऐड ये तब होंगे जब ये भी एक इंटीजर होगा और ये भी एक इंटीजर होगा, तब ये ऐड होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ये भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है, और 10 भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। तो यहाँ पे ये प्लस साइन इनको अब कॉन्केटिनेट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, इनको ऐड नहीं कर रहा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 510 प्रिंट होके आया है। तो अगर अब हमें पता ना हो, हम इसको इसी तरह स्ट्रिंग में लिख दें, हालांकि हम चाहते थे कि हम एडिशन हमारे पास आए, मतलब हमारे पास आंसर 15 आए, हम ये चाहते थे, लेकिन हमने इसको लिख लिया स्ट्रिंग डेटा टाइप में। हमें नहीं पता था कि इसको हमने इंटीजर डेटा टाइप में लिखना है, यानी इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज नहीं करना, तो फिर ये एरर आ गया ना। तो इसलिए एरर प्रिवेंशन का यही मतलब है कि जब आपको डेटा टाइप की नॉलेज होगी, तो आप अपने कैलकुलेशंस सही से कर सकेंगे और प्रोग्राम में एरर्स को प्रिवेंट कर सकेंगे, अवॉइड कर सकेंगे। इसके बाद है सिंटैक्स ऑफ इनपुट। इनपुट किसे कहते हैं? जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम कहीं न कहीं किसी जगह पे यूजर से कोई चीज ले रहे होते हैं, यानी कि या तो हम उसे कह रहे होते हैं कि आप अपना नाम लिखें, तो वो अपना नाम एंटर करता है, या फिर हम उससे एडिशन के लिए कोई नंबर मांग रहे होते हैं कि आप कोई सा भी नंबर दे दें ताकि हम उसको ऐड कर लें। तो इनपुट जो है वो यूजर से वैल्यू लेने के लिए या डेटा लेने के लिए यूज होता है। जिस तरह के आउटपुट स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, इसी तरह इनपुट यूजर से कुछ लेने के लिए यूज होता है। यहाँ पे इनपुट का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि आप इनपुट कैसे लेंगे। इनपुट
को लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, जिस तरह के हम आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, इसी तरह ये इनपुट लेने के लिए हम एक दूसरा फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और इसके बाद हम पेरेंथेसिस लगाते हैं और उसमें हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे हम यूजर को बता रहे होते हैं कि आपने एंटर क्या करना है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट जो है ये हमारे पास स्क्रीन पे फिर डिस्प्ले होगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें, नेम एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे इस बात को जहन में रखें कि जब भी हम यूजर से इनपुट लेंगे तो उसको हमने एक वेरिएबल में जरूर स्टोर करना है, क्योंकि अगर हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर ही नहीं कर रहे तो फिर हम इनपुट ले भी नहीं सकते इस तरह से, जब तक उसको किसी वेरिएबल में स्टोर ना कर रहे हो। तो हमने एक वेरिएबल लिया नेम, उसमें हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट फंक्शन यूज करके हम पेरेंथेसिस लगा रहे हैं और पेरेंथेसिस के अंदर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इंटर योर नेम, ये प्रॉम्प्ट है। जब हम इस कोड को रन करेंगे तो ये स्क्रीन पे यूजर को डिस्प्ले होगा कि इंटर योर नेम, यानी ये यूजर को कहेगा, यूजर को बताएगा कि आप अपना नाम इंटर करें। फिर ये प्रोग्राम वेट करेगा यूजर के नाम इंटर करने तक। जब वो अपना नाम कीबोर्ड से इंटर कर ले या जो कुछ भी इंटर कर ले वो कीबोर्ड से और इंटर प्रेस कर ले, तो फिर ये प्रोग्राम आगे जाएगा। वरना ये जब तक आप इसको कोई वैल्यू नहीं देंगे कीबोर्ड से, तब तक ये वेट करता रहेगा, वहीं पे स्टॉप रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस नेम को हम एक प्रिंट फंक्शन में यूज कर रहे हैं। प्रिंट में हम उसको एक ग्रीटिंग मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि हेलो, और फिर हम उसका नाम लिख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर नेम उसने अली इंटर किया हो, आलिया इंटर किया हो, जो भी इंटर किया हो, तो है हेलो अली या हेलो आलिया। इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए इंटर योर नेम, ये टेक्स्ट जो डिस्प्ले हुआ है ये प्रॉम्प्ट है। क्या है? प्रॉम्प्ट है, जो कि हमने इनपुट के पेरेंथेसिस के अंदर दिया था। इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसमें कोई प्रॉम्प्ट लिखें। इंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल मैंने इंटर किया आलिया, तो ये मेरा वेट कर रहा है। ठीक है, देखिए अगर जब तक मैं इंटर नहीं प्रेस करती तब तक ये प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगी तो ये प्रोग्राम आगे जाएगा और आगे जो इसके बाद लाइन लिखी हुई है कोड में कि प्रिंट हेलो और नेम, तो यहाँ पे मेरे पास ये डिस्प्ले होके आ गया है हेलो आलिया। ये मैंने बताया कि इंटर योर नेम, यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट लिखना मस्ट नहीं है, लेकिन ये प्रॉम्प्ट हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम क्लियर हो, यूजर को समझ आए कि मैंने क्या करना है। जैसे कि मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ इंटर योर नेम, मैं सिंपली इनपुट और ये पेरेंथेसिस लगाना मस्ट है, चाहे आप टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहें या ना चाहें, पेरेंथेसिस आपने लगाने हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो ये मेरे पास सिंपली वेट करता रहेगा जब तक मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दे देती। जैसे ही वैल्यू दूंगी तो ये आगे जाएगा। देखें आप इसको, ये मेरे पास एक इनपुट का बॉक्स बना रहा है लेकिन कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इनपुट में कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आलिया लिख लेती हूँ। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगी तो ये मेरे पास लास्ट जो हमारी कोड की लाइन है प्रिंट हेलो आलिया, उसको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर आप इस बात को नोट करें कि ये जो इनपुट फंक्शन है ये यूजर से जो भी इनपुट लेगा उसको एक स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करेगा। जैसे कि अगर नेम मैंने अली को इंटर किया है, इसको दिया है, तो ये इसको कैसे स्टोर कर रहा होगा, ये इसको ऐसे स्टोर कर रहा होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, तो इसको ये इस तरह से स्टोर कर रहा होगा नेम वेरिएबल में। तो इनपुट में हम जो भी वैल्यू देंगे, चाहे वो कोई इंटीजर हो, कोई फ्लोट हो, कोई बुलियन वैल्यू हो या कोई स्ट्रिंग हो, इन सब वैल्यूज को वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही स्टोर करेगा, किसी और फॉर्म में ये स्टोर नहीं कर सकता। कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जैसे कि एडिशन का प्रोग्राम हो कि उसमें हमें स्ट्रिंग वैल्यू नहीं चाहिए होगी, क्योंकि हम यूजर से एक नंबर ले रहे होंगे या दो नंबर्स ले रहे होंगे और आगे जाके प्रोग्राम में हम उनको सम कर रहे होंगे। तो अगर वो हमें स्ट्रिंग में वैल्यू देगा, इनपुट तो स्ट्रिंग में ही देता है, तो हमारे पास जब उसको हम सम करेंगे तो वो सम नहीं होंगे बल्कि कॉन्केटिनेट होंगे, कंबाइन होंगे, सिंपली जिस तरह पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था। तो इससे बचने के लिए हम कन्वर्जन्स यूज करते हैं, कन्वर्टिंग यूजर इनपुट, यानी कि यूजर हमें जो इनपुट देता है उसको हम अपने डिजायर्ड डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे हम यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं नंबर 1 का, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम है नंबर 1 और उसमें हम स्टोर कर रहे हैं यूजर का इनपुट, और वो इनपुट किस फॉर्म में स्टोर होगा?
वो इनपुट स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया 9। अब यूजर ने तो 9 एंटर किया है, एक इंटीजर एंटर किया है, लेकिन चूंकि इनपुट फंक्शन की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हर इनपुट को एक स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करता है, तो इसलिए वो 9 को इस तरह से स्टोर कर रहा होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इसी तरह नंबर 2 हम लेंगे, एक दूसरा नंबर यूजर से मांगेंगे, तो वो भी हमारे पास एक स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा। अब हम इन दो नंबर्स का सम करते हैं। इस लाइन को फिलहाल आप इग्नोर कर दें। सम इक्वल्स नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो अगर ये दोनों स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर हो, यानी फॉर एग्जांपल इसमें 9 एंटर किया, यहाँ पे मैंने 10 एंटर किया, तो यहाँ पे सम में मेरे पास क्या इन दोनों का एडिशन का रिजल्ट आएगा या इन दोनों के कॉन्केटिनेशन का रिजल्ट आएगा? इन दोनों के कॉन्केटिनेशन का रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब हम दो स्ट्रिंग्स के दरमियान प्लस यूज करते हैं तो वो सिंपली कंबाइन हो जाते हैं। और यहाँ पे नंबर 1 भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है और नंबर 2 भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं सम को। यहाँ पे मैं इसके साथ मेंशन भी कर देती हूँ कि सम इज सम। इसको हम रन करते हैं तो हम तो ये चाहेंगे ना कि हमारा आउटपुट 19 आए, क्योंकि हमने तो दो इंटीजर्स एंटर किए हुए हैं। लेकिन इसका रिजल्ट आप देखिए कि क्या आता है, वो 19 नहीं आएगा बल्कि 910 आएगा। देखिए मैं फर्स्ट नंबर 9 एंटर करती हूँ, सेकंड नंबर मैं 10 एंटर करती हूँ, तो इसका रिजल्ट द नंबर्स यू एंटर्ड आर 9 and 10 and the sum is 910। तो क्या 9 और 10 का सम 910 होता है? नहीं। तो इस 910 क्यों शो किया है? इसने 910 इसलिए शो किया है कि इसने सिंपली नंबर 1 को कॉन्केटिनेट कर दिया है नंबर 2 के साथ। अब इससे बचने के लिए कि हमारे पास ये कॉन्केटिनेट ना हो बल्कि ऐड हो, हम इसकी डेटा टाइप को चेंज करेंगे। स्ट्रिंग से हम इसकी डेटा टाइप को इंट में चेंज करेंगे। और वो हम कैसे चेंज करेंगे? वो हम ऐसे चेंज करेंगे कि हमारे पास एक प्री डिफाइंड, मतलब पहले से पाइथन में एक फंक्शन है जिसका नाम है इंट। इस इंट में हम जो भी स्ट्रिंग डालेंगे तो वो उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे हम इस इंटीजर को वैल्यू दे रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं नंबर 1। नंबर 1 के अंदर क्या स्टोर है मेरे पास? ये स्टोर है 9 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो ये इस 9 को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और वापस से कहा स्टोर करेगा? उसी नंबर 1 वेरिएबल में। यानी एक तरह से वेरिएबल रीअसाइनमेंट हो गई है कि इसने पहले जो 9 जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर था उसको रिप्लेस करके अब इंटीजर के फॉर्म में स्टोर हो गया है। इसी तरह नंबर 2 को भी हम कन्वर्ट कर रहे होंगे स्ट्रिंग से इंटीजर में। अब जब हम इसका सम निकालेंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर 910 या 910 नहीं आएगा, बल्कि इसका आंसर प्रॉपर 9 प्लस 10 इक्वल्स 19 आएगा। इसको आप रन करके देखें। इंटर अ नंबर मैं 9 कर रही हूँ एक, और दूसरा नंबर मैं 10 एंटर कर रही हूँ। अब आप इसका सम देखें, सम इज 19। तो टाइप कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करने का एक दूसरा मेथड भी है। हम बजाय ये कि यहाँ पे अलग से ये लिखें, हम डायरेक्ट, अगर हमें पता हो कि हमें जो इनपुट चाहिए वो एक इंटीजर में चाहिए, मतलब उसको हमने अल्टीमेटली एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपली इंट फंक्शन को हम इधर भी लिख सकते हैं। इससे जो आंसर आएगा उसको फिर इंट में कन्वर्ट करके नंबर 1 में स्टोर कर दो। इससे मेरे पास एक इंटीजर आएगा ना, इससे मेरे पास ये आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। फिर ये इंटीजर जो है ये इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, इंट फंक्शन जो है ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और नंबर 1 में स्टोर कर देगा। इसी तरह यहाँ पे भी मैं इंट लिख के डायरेक्ट यहाँ पे ये पैरेंथेसिस इसके लगा लूं, तो ये मेरे पास डायरेक्टली यहीं पे कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। फिर मुझे इन दो लाइंस के लिखने की जरूरत नहीं है, इनको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अब आप रन करके देखें, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, यानी 19 आएगा। इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं, हम दोबारा इसको रन करते हैं। तो देखिए इंटर अ नंबर 9, सेकंड नंबर हम इसको देते हैं 10 और इसका देखिए सम इज 19। बिल्कुल ठीक आया है आपके पास। कॉन्केटिनेशन नहीं हुई, एडिशन हुई है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं। तो ये इसके दो मेथड्स है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। सिंपली हम यूजर से इनपुट लेते वक्त डायरेक्ट ही इसको इंटीजर में चेंज कर लेते हैं। इस तरह यहाँ एक दूसरी एग्जांपल है कन्वर्टिंग टू फ्लोट। इसके साथ भी आप सम वाला प्रोग्राम कर सकते हैं कि आप दो फ्लोट नंबर्स लें यूजर से और फिर इन दोनों को ऐड कर लें। तो वो एग्जांपल भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल इनपुट्स, हम यूजर से एक वक्त पे एक से ज्यादा इनपुट्स भी ले सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे ऊपर के प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि मैंने
नंबर 1 के लिए मैंने एक अलग लाइन लिखी, नंबर 2 के लिए मैंने एक अलग लाइन लिखी। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं इन दोनों को एक ही लाइन में यूजर से ले लूं। अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नंबर है मेरे पास num1, एक वेरिएबल है, मतलब पहली वैल्यू जो यूजर इंटर करेगा उसको मैंने num1 में स्टोर करना है, दूसरी वैल्यू जो यूजर इंटर करेगा उसको मैंने num2 में स्टोर करना है। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ इनपुट इंटर टू नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस, मतलब कि आप पहले एक नंबर इंटर करें, फिर स्पेस प्रेस करें, स्पेस की, और फिर आप दूसरा नंबर इंटर करें। और ये फंक्शन मैंने क्लास में लगा दिया है डॉट स्प्लिट। ये स्प्लिट फंक्शन जो है ये पहली वैल्यू जो इंटर की होगी यूजर ने उसको num1 में डाल देगा, और जो दूसरी वैल्यू यूजर ने इंटर की होगी उसको num2 में डाल देगा। यहाँ पे हम दोबारा से इसका टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं num1 num2, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग में स्टोर हुआ होगा। अब यहाँ पे हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। लास्ट में हम इसका सम प्रिंट कर रहे हैं। इसको आप रन करें। num1 मैं देती हूँ फॉर एग्जांपल 8, अब मैं स्पेस और फिर मैं दूसरा नंबर इसको देती हूँ 9। तो इसका सम देखें, पहला प्रिंट num1 किया है इसने, प्रिंट num2 किया है जो कि 9 है, और लास्ट में इन दोनों का सम प्रिंट किया है जो कि 17 है। तो हम एक ही लाइन में यूजर से मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने अपने मैथ्स में पढ़े होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो पाइथन में भी यही सब होते हैं, और इनको हम कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल्स के थ्रू। ये देखिए बेसिक अरिथमेटिक, यहाँ पे हम एक प्लस एक कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसमें हम कौन कौन से फंक्शंस करेंगे, एडिशन का करेंगे, सब्ट्रैक्शन का करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें दो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं। अगर हम यूजर से इनकी वैल्यू हमें लेनी होती तब हम इसको इनपुट के जरिए यूजर से लेते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू को अगर मैंने यूजर से लेना होता, यानी मैं चाहती कि यूजर मुझे अपनी मर्जी का नंबर दे, तो मैं लिखती एन, ताकि जो भी मेरे पास वैल्यू आए वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ना हो बल्कि इंटीजर की फॉर्म में हो, और फिर मैं लिखूंगी इनपुट, और फिर इनपुट में मैं इंटर 1 नंबर, आप एक नंबर इंटर करें। तो यहाँ पे यूजर मेरे पास एक नंबर इंटर करेगा, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने प्रोग्राम में ए को पहले से वैल्यू दी हुई है। अब एडिशन हम करते हैं, प्रिंट एडिशन a प्लस बी। हम डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर भी दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा, इसे 10 प्लस 5 से 15, और ये 15 जो है ये मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये कहीं स्टोर नहीं हो रहा, ये सिंपली प्रिंट फंक्शन के जरिए मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करती कि यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करती, उसको मैं नाम देती सम, और उसमें मैं स्टोर कर रही होती a प्लस बी, तब मेरे पास क्या होता कि सम के अंदर इन दोनों के एडिशन का रिजल्ट स्टोर हो रहा होता, और फिर मैं यहाँ पे सम को यूज करती तो मेरे पास यहाँ पे फिर वो सम प्रिंट होके आ रहा होता। इसी तरह सब्ट्रैक्शन को आप देख लें, a माइनस बी, इट्स वेरी सिंपल, आपको समझ आ रही होगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्ट्रिक्स का साइन यूज करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b। डिवीजन के लिए हम ये स्लैश यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। डिवीजन की 2 टाइप्स हैं, ये फिर आपको आगे क्लियर होगा। अब आप इसका आउटपुट तो पहले से है, इसको हम क्लियर कर देते हैं और दोबारा से रन करते हैं। ये देखें, एडिशन में आपके पास 15 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन में 5, मल्टीप्लिकेशन में 50 और डिवीजन में 2 आ रहा है। इसको आप अपने कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर लें। फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस, अब ये हमारे पास दो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जो शायद आपने मैथ्स में ना पढ़े हों। फ्लोर डिवीजन से क्या होता है कि क्वोशंट का जो डेसिमल पार्ट होता है ये उसको ट्रंकेट कर देता है। ट्रंकेट का मतलब रिमूव कर देता है, हटा देता है, उसको शो नहीं करता। ये जो x में 10 है हमारे पास और y में 3 है, तो 10/3 के से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 3.33 समथिंग आएगा, 3.333। अब अगर हम इसको सिंगल स्लैश लगा के करते, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश करते, यानी सिंपल डिवीजन से करते, फ्लोर डिवीजन से ना करते, तो फिर हमारे पास इसका रिजल्ट 3.3 आता। इसका आउटपुट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, आप देखें फ्लोर डिवीजन का रिजल्ट क्या है, 3 है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक स्लैश लगा लूं, एक को हटा दूं, तो फिर ये फ्लोर डिवीजन नहीं रही, ये सिंपल डिवीजन हो गई है, डेसिमल डिवीजन हो गई। देखें इसका आंसर 3.33 ये आ रहा है। तो फ्लोर डिवीजन को हम तब यूज करते हैं जब हमें एक इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है रिजल्ट में। नेक्स्ट है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस जो है वो
किसी डिवीजन से जो रिमाइंडर आए लास्ट में उसको रिटर्न करने के लिए यूज होता है। जैसे कि 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा, तो ये मॉड्यूलस जो है ये उस रिमाइंडर को रिटर्न करने के लिए या शो करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए मॉड्यूलस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका 1। नेक्स्ट है पावर। पावर जिस तरह के हम 2⁻³ मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। इसी तरह पाइथन में हम इस काम को कैसे करेंगे, पाइथन में हम इस काम को डबल स्टेरिक लगा के करेंगे, यानी बेस लगाएंगे। पहले बेस का मतलब 2 इसकी बेस है, 2⁻³ में 2 बेस है, और फिर हम इसकी पावर लगाएंगे। पावर इसकी क्या है, जिसको टू द रेस कर रहा है वो 3 है, यानी यहाँ पे इसको हम रन करते हैं तो इसका आंसर आएगा 2⁻³ इज 8। सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये बिल्कुल ऊपर जो हमने सिंपल अरिथमेटिक्स की एग्जांपल की है, ये बिल्कुल ये बेसिक अरिथमेटिक की, ये बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। जिस तरह आपका कैलकुलेटर होता है जो कि आपसे इनपुट लेता है, आप उसको नंबर्स देते हैं, वो आपके लिए आपका डिजायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसी तरह यहाँ पे हम यूजर से नंबर्स ले रहे होंगे, और चूंकि नंबर्स हमें स्ट्रिंग में मिल रहे होंगे तो उसको हम फ्लोट पे कन्वर्ट कर रहे होंगे। फ्लोट हम इसलिए ले रहे हैं कि हम हमेशा इंटीजर के साथ अरिथमेटिक्स नहीं करते, हम फ्लोट के साथ करते हैं, तो फ्लोट में इंटीजर्स भी आ जाते हैं और फ्लोट में डेसिमल पॉइंट के नंबर्स भी आ जाते हैं, तो इसलिए हम ब्रॉड कैटेगरी को यूज करते हैं, फ्लोट को यूज करते हैं। फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम को बोलते हैं, यानी कि हम प्रोग्राम को अपने लिए आसान बनाने के लिए, प्रोग्राम को समझने के लिए हम एक बेसिक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट में हम ये बताते हैं कि पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यानी रन होगा, उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट रन होगा। तो यहाँ पे आप बेसिक एल्गोरिथम फ्लो में देखिए कि सबसे पहले जो है स्टेप 1 में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, स्टेप 2 में वो इनपुट ले रहा है, फिर थर्ड स्टेप में वो कैलकुलेशंस कर रहा है जो कि हमने उसको स्पेसिफाई करके दिए थे, और फोर्थ स्टेप में वो आउटपुट दे रहा है, फिफ्थ में स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमारी खत्म हो जाएगी। ये एग्जांपल आप खुद ही देख लें। कैलकुलेट डिस्टेंस यूजिंग स्पीड एंड टाइम। स्पीड और टाइम को यूज करते हुए हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत इजी है। लास्ट में हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता होगा कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, या इसको हम लेंथ स्क्वायर भी बोल सकते हैं, यानी एल स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। तो साइड के स्क्वायर को हम पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि साइड और डबल एस्टेरिक्स और फिर 2 मतलब रेज टू द पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे इसका हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यूजर से ले रहे हैं स्क्वायर के साइड की लेंथ ले रहे हैं, यहाँ पे हम एरिया एक दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं और उसमें हम स्क्वायर के एरिया का रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, यानी साइड रेज टू द पावर 2 का रिजल्ट हम एरिया में स्टोर कर रहे हैं, और लास्ट में हम स्क्वायर के एरिया को प्रिंट करा रहे हैं। ये रन हो चुका है, आपको मैं एक बार दोबारा रन करके दिखाती हूँ। इंटर द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, फॉर एग्जांपल मैं 5 इंटर करती हूँ, तो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 25 बिकॉज 5 रेज टू द पावर 2 इज 25। ये लास्ट में आपके लिए एक असाइनमेंट है, बिल्ड अ प्रोग्राम फॉर अ क्लासरूम टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। आपने एक क्लास के स्टूडेंट्स के जितने भी मार्क्स हो उन सब का एवरेज कैलकुलेट करना है। थैंक यू वेरी मच।